हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम द लायंस आईएएस एकेडमी। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ चुका है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने इस लॉकडाउन पीरियड का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, जितनी हो सके अपनी उतनी पढ़ाई करेंगे। और अभी-अभी यूपीएससी ने लास्ट कुछ दिनों में एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है यूपीएससी के अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड तो प्लीज़ उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो जो हमने सीरीज़ शुरू करी थी करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़, हम उसी में बढ़ते हुए आज हमारा पार्ट सेकंड है। इस वीडियो में भी आपको सेम वही मोडस ऑपरेंडी फॉलो करनी है जैसे आपने पिछले में करी थी कि आपको पहले क्वेश्चन देखना है, उसके बाद पॉज़ लेना है और फिर नीचे जाके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर प्रेस करना है। उसके बाद आपको आके देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। और अगर आपको किसी को पीडीएफ की ज़रूरत हो तो मैं इस यूट्यूब अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ का लिंक डालूँगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप बाद में भी इनका रेफ़रेंस ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो है आपका वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के बारे में। तो इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट वाज़ रिसेंटली रिलीज़्ड बाय डब्ल्यूएचओ। क्या इसे डब्ल्यूएचओ रिलीज़ करता है? सेकंड जो ऑप्शन है, मलेरिया इज़ मेनली कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मॉस्किटोज़। तो क्या इन 2 मॉस्किटोज़ की वजह से मलेरिया होता है? तो प्लीज़ अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ओनली वन। अब इसमें देखना ये है कि इसमें गलत क्या था। तो इसमें जो गड़बड़ी है वो इस जगह पे है। ये देखिए आप, ये कॉज़ तो इसी से होता है, यानी कि जो इसका मेन कॉजिंग एजेंट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पैरासाइट। लेकिन जिसके थ्रू ये होता है, यानी कि जो इसका वेक्टर होता है वो होता है आपका इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ, ये पैरासाइट और ये वेक्टर का क्या मतलब होता है। देखिए, पैरासाइट जो होता है वो मेनली जब आपकी बॉडी के अंदर आएगा तब आपको इन्फेक्ट करेगा। वेक्टर जो होता है वो उस पैरासाइट को आपकी बॉडी के अंदर लेके आता है, यानी कि पैरासाइट ये रहा, ये जाएगा आपके किसी वेक्टर के अंदर, वो वेक्टर इसे आपकी बॉडी तक लाएगा और जब ये बॉडी के अंदर आपका एंटीजन चला जाएगा तब ये पैरासाइट आपको इन्फेक्ट करेगा। तो यानी कि वेक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पैरासाइट को वर्क करने के लिए। तो इसीलिए इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो मलेरिया है उसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। दूसरा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही रिलीज करती है। अब ये देख लेते हैं ट्रांसमिट कैसे होता है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड, सो इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्रांसफ्यूजन। आप सबको ही पता ही होगा कि जब ये होता है तो कई कई तरीके होते हैं जब भी ट्रांसमिशन होता है। तो ये प्रिवेंटेबल है और इसका बाय गॉड ग्रेस क्योर भी अवेलेबल है। दूसरा, इसमें मैंने कुछ हाइलाइट्स दिए हैं आपको, कुछ रिपोर्ट जो थी आपकी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, उसकी कुछ हाइलाइट्स है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बस सब इम्पोर्टेंट ये है कि सब सहारन अफ्रीका एंड इंडिया में 85% आपका ग्लोबल मलेरिया बर्डन होता है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें इंडिया का स्टेटस भी जान लेते हैं, इंडिया का कैसे इसमें स्थिति है। तो इंडिया इज द हाईएस्ट बर्डन कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यानी कि साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा बर्डन जो मलेरिया का है वो इंडिया में ही है। और इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोवेस्ट फंडिंग पर पर्सन एट रिस्क बीइंग इन्फ्लिक्टेड बाय द मलेरिया एट जस्ट यूएसडी $0.2। तो ये कुछ इसके बारे में पॉइंट्स थे। तो जो आपका दूसरा एमसीक्यू है वो है पावर ऑफ साइबेरिया। पावर ऑफ साइबेरिया है क्या चीज़? तो ये हमने करंट अफेयर में अपने पढ़ा था जब हम ऑफलाइन क्लासेस में थे, ये बहुत चर्चे में भी रहा था, तो उसी से एक क्वेश्चन आया। पावर ऑफ साइबेरिया क्या ये एक सिक्योरिटी पैक्ट है रशिया के साथ? दूसरा, एनर्जी प्रोडक्शन इन साइबेरिया रीजन बाय टैपिंग एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, यानी कि जो आपका एनर्जी होगा वो साइबेरिया में प्रोड्यूस हो गया, जिसमें कि आपका बहुत ही कम टेम्परेचर में हम उसे प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, क्या ये क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन है? और जो आखिरी स्टेटमेंट है वो है अ समिट फॉर जियोपॉलिटिकल यूनिटी बाय रशिया। क्या जियोपॉलिटिकल यूनिटी के लिए रशिया की कोई नई समिट है? तो आंसर दीजिए। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, यानी कि एक क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। अब देखते हैं ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ये आपकी शुरू होती है साइबेरिया यानी कि रशिया से और जाती है आपकी चाइना, यानी कि चाइना और रशिया के बीच में एक पाइपलाइन है। अंडर दिस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रशिया विल डिलीवर 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस टू चाइना ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर। अगले 30 साल तक रशिया डिलीवर करेगा चाइना को। जो इसमें तीसरा पॉइंट है, द पाइपलाइन विल पास थ्रू द डेल्टास ऑफ यंजेते एंड
अमूर रिवर ऑफ द चाइना। तो आप एक बार मैप में जरूर ये देख लीजिएगा कि ये यजंते एंड अमूर रिवर है किस जगह पे। तो अगले आगे चलते हैं। ये देखिए एक द हिंदू न्यूज़पेपर में इसकी एक कटिंग भी आई थी, जिसमें से कि इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़े से हाईलाइट किए गए हैं कि न्यूज़पेपर में से आपको क्या क्या देखना था। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये साइबेरिया से शुरू होती है इस जगह से और ख़त्म होती है चाइना के इस वाले प्रोविंस में। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका लेक टिब्राइसिस के बारे में, ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि जिम्बाब्वे, दूसरा ऑप्शन है गाजा स्ट्रिप, तीसरा ऑप्शन है गोलन हाइट्स, चौथा ऑप्शन है लेबनान। तो आपको इस चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि जो आपकी एक लेक टिब्राइसिस जो है वो किस जगह पे लोकेटेड है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये जो लोकेटेड है वो है आपका गोलन हाइट्स में। अब गोलन हाइट्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गोलन हाइट्स है किस जगह पे। आप लोगों ने देखा होगा कि गोलन हाइट को लेकर दो कंट्रीज में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। पहला है आपका इजराइल, सेकंड है आपका सीरिया। ये क्या है, ये एक तरह का प्लेट्यू है जो इन दोनों के बीच में है, जिसके सोवर्निटी को लेकर बहुत सारी फाइट होती रहती है बिटवीन इजराइल एंड सीरिया के बीच में। तो जो सी ऑफ गैलिली है उसी का दूसरा नाम है आपका लेक टिब्रेसिस। और ये क्या है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो इजराइल में प्रेजेंट है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट है लोवेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और वर्ल्ड में ये सेकंड लोवेस्ट लेक है अगर आप फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर लेक दोनों को कंसिडर एक साथ करा जाए तब। यानी कि टोटल लेक वाइज ये सेकंड पे आती है और अगर सिर्फ फ्रेश वाटर की बात की जाए तो ये फर्स्ट पे आएगी। तो इसकी जरा पोजीशन देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका है इजराइल, ये आपका यहाँ पे है गोलन हाइट और ये जो है ये आपका सीरिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में जो ये प्रेजेंट है जहाँ पे मैंने पिन पॉइंट किया है वो है आपका सी ऑफ गैलिली। तो आपको ये बताना है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो यहाँ पे जो वाटर बॉडी है इसका नाम क्या है, ये आप जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगला क्वेश्चन है आपका जस्टिस वर्मा कमेटी से रिलेटेड। जस्टिस वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इशू ऑफ, यानी कि इनमें से किसके लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। तो जो पहला आपका ऑप्शन है वो है एनपीए, सेकंड ऑप्शन इज आरबीआई रिजर्व ट्रांसफर्स, थर्ड ऑप्शन जीडीपी बेस ईयर शिफ्टिंग, फोर्थ ऑप्शन सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। तो इन चारों में से किस पॉइंट के लिए आपकी जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। तो आई होप आप सबने अपना आंसर दे दिया होगा। तो ये जो बनाई गई थी वो है आपका सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। तो इसके लिए आपकी जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। तो आई डोंट थिंक सो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है। तो हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका NPCIL के लिए, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें पहला स्टेटमेंट है इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। दूसरा, NPCL इज द सोल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑपरेटिंग इंडियाज कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट, यानी कि ये एक अकेली ऐसी बॉडी है जो कि जो इंडिया के कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको कंस्ट्रक्ट करती है और ऑपरेट करती है। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दी अबव। अब इसमें ये देखते हैं इसमें गलत क्या है। तो जो आपका NPCL है ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बिल्कुल इट इज़ होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। जो इसमें स्टेटमेंट था पहला वाला वो गलत था, यानी कि जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर लिखा था वो नहीं, इसमें जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि ये सीधा सीधा जो डायरेक्टली आती है वो आती है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर। इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ये आप लोग अपना PDF में से पढ़ लीजिएगा। तो आगे चलते हैं अगले स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। NPCL एक सोल बॉडी थी जब तक भवानी का निर्माण नहीं किया गया था, यानी कि जो भवानी विद्युत निगम है 2003 में ये बनाया गया, तब से इंडिया में दो ऐसी बॉडीज़ आ गई हैं। यानी कि पहले 2003 से पहले जो आपकी NPCIL थी वो एक सोल बॉडी थी, लेकिन 2003 के बाद आपका भवानी भी आ गई है।
तो आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा भवानी के बारे में बताया गया है और थोड़ा सा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको ये बताना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीएम आशा स्कीम, इसके बारे में सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ भी लिया है, सुना भी है, तो उसी में से हमें देखना है कि ये किस चीज़ के लिए है। तो पीएम आशा स्कीम लॉन्च्ड इन सितंबर 2018 इज रिलेटेड टू विच, यानी कि इनमें से किससे रिलेटेड है। पहला, माइनॉरिटी यूथ स्किलिंग, यानी कि जो माइनॉरिटी के यूथ है उनको हमें स्किल्ड बनाना है। दूसरा ऑप्शन है इनकम सपोर्ट स्कीम टू फार्मर, यानी कि फार्मर्स को हमें एडिशनल इनकम देनी है, उसके लिए है। तीसरा, फार्मर पेंशन स्कीम, यानी कि फार्मर के लिए पेंशन स्कीम चलाई गई है। चौथा जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दी अबव, यानी कि ऊपर लिखित ऊपर लिखित तीनों में से कोई भी नहीं। तो इसका जो है आंसर वो है आपका डी, यानी कि नन ऑफ दी अबव। अब इसमें देखना ये है कि इसका आंसर नन ऑफ दी अबव क्यों है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आपकी पीएम आशा स्कीम है इसमें क्या होता है, एंश्योरिंग रेम्युनरेटिव प्राइजेस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। अब आपको ये तो देख के लग रहा हो कि ये तो एक तरीके से इनकम सपोर्ट स्कीम की तरह हो गई कि हम उनकी इनकम बढ़ा रहे हैं, नहीं। जो आपकी इनकम सपोर्ट स्कीम होती है और जो प्राइस सपोर्ट स्कीम होती है उनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब आप इनकम सपोर्ट स्कीम के बारे में बात करते हो तो इसमें आता है कि कुछ सब्सिडीज ऐसी दी गई जिनकी वजह से आपका या तो एक्सपेंडिचर कम हो जाता है या तो उनकी इनकम बढ़ जाती है, तो यहाँ पे होता है इनकम सपोर्ट स्कीम। लेकिन इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोड्यूस के बारे में बात करिए, यानी कि जो भी प्रोड्यूस फार्मर के द्वारा उगाया गया है, यानी कि जो भी क्रॉप फार्मर के द्वारा उगाई गई है उसके अगर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आता है किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, तो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और वहाँ पे उनके प्राइस को स्टेबलाइज करेगी, या आप बोल सकते हैं उनकी जो भी प्राइस में डेफिशिएंसी आई थी उसको कवर अप गवर्नमेंट करेगी। तो इस स्कीम के 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, तीसरा है पायलट प्रोजेक्ट की तरह चल रहा है कुछ पार्ट में अभी भी प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकलेस स्कीम। तो पहले पार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकल जो भी प्रोक्योरमेंट किया जाएगा आपका ऑयल सीड का, पल्सेस का, कोपरा का, वो किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। अब इन सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी कौन कौन सी होंगी, वो है आपका नाफेड, एफसीआई। और इसमें जो भी इन 2 एजेंसीज का या और भी जो भी एजेंसी जो भी प्रोक्योर करेगी उनका अगर कोई भी लॉस होता है तो उसको जो बॉन्ड करेगी वो है आपका यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड स्कीम के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, ऑयल सीड्स फॉर विच मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज नोटिफाइड। इसमें क्या होता है कि कुछ क्रॉप्स पे जो आपका एमएसपी है वो नोटिफाइड कर दिया जाता है, तो इसमें जो गवर्नमेंट होगी वो पे करेगी आपका डिफरेंस बिटवीन द एमएसपी एंड सेलिंग ऑफ मॉडल प्राइस फॉर हिज प्रोड्यूस नोटिफाइड मार्केट यार्ड। यानी कि सिंपली समझाता हूँ, यानी कि एक एमएसपी है जो डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, दूसरा होगा आपका मार्केट प्राइस। तो अगर मान के चलिए मार्केट प्राइस आपका बहुत कम आ रहा है तो एमएसपी और मार्केट प्राइस के डिफरेंस जितना भी आएगा आपका उसको बॉन्ड कौन करेगी, आपकी गवर्नमेंट, यानी कि वो प्राइस आपकी गवर्नमेंट देगी। इसी मॉडल पे अभी आपके इंडिया के 2 स्टेट्स में कुछ स्कीम का नाम चल रहा है, एक चल रही है आपकी हरियाणा गवर्नमेंट, दूसरी चल रही है आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो आपका ये इसमें थोड़ा सा काम है कि आप उन दोनों के बारे में पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कौन सी स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ला रही है और कौन सी स्कीम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन की चीज़ हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो आगे चलते हैं, अगला जो पार्ट है उसके बारे में देखते हैं। अगले पार्ट में क्या है, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट। जैसे कि अभी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही थी, इसमें जो प्रोक्योरमेंट करवाया जाएगा वो किससे करवाया जाएगा, प्राइवेट एंटिटी से, या प्राइवेट कोई भी सेक्टर है उसकी कोई भी कंपनी है वो उसको प्रोक्योर करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा वो है आपका आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के बारे में बात करता है। जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स एज सून एज द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, यानी कि जैसे ही इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होगा वैसे ही आपका आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर देगा। सेकेंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 359 इज कन्फाइंड टू फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, यानी कि
जो आर्टिकल 359 है वो सिर्फ आपका आर्टिकल 19 के बारे में बात करता है, बाकी आर्टिकल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। अब इसमें देखते हैं कि इसमें गलत कहाँ का है। तो जो पहला स्टेटमेंट लिखा है उसमें देखिए आर्टिकल 358 इज़ कन्फाइंड ओनली टू फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, यानी कि जो पिछले स्टेटमेंट में ये लिखा था कि आर्टिकल 359 आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, वो गलत है। हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि सिर्फ फंडामेंटल राइट, यानी कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट, सारे फंडामेंटल राइट नहीं, सिर्फ आर्टिकल 19 से रिलेटेड है आर्टिकल 358। तो इसका आंसर था आपका डी। थोड़े से कुछ और पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 359 एक्सटेंड टू ऑल दोज फंडामेंटल राइट हुज एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, यानी कि आर्टिकल 359 में जो भी आर्टिकल आपके सस्पेंड होंगे वो सस्पेंड होंगे आपके एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, यानी कि प्रेसिडेंट सर जो है हमारे वो एक ऑर्डर निकालेंगे, उसके बाद ही आपके कोई भी फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड होंगे। आर्टिकल 359 डज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड एनी फंडामेंटल राइट, इट ओनली एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ द स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट, यानी कि आर्टिकल 359 डायरेक्टली सस्पेंड नहीं कर देता, यानी कि वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट उनका सस्पेंशन करते हैं। तो आगे चलते हैं। तीसरा जो इसमें स्टेटमेंट लिखा है आर्टिकल 358 ऑपरेट्स ओनली इन एक्सटर्नल वॉर। अब एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब जो आपकी इमरजेंसी है उसमें भी दो तरह की इमरजेंसी होती है, एक आपकी होती है इंटरनल, एक होती है आपकी एक्सटर्नल। तो जो आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है उसमें एक तो वॉर आ गई, एक हो गया आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि वॉर, यानी कि मान के चलिए आपका किसी देश के साथ अगर युद्ध चल रहा है तब आपके एक एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी। दूसरा, किसी भी चीज़ ने आपसे बाहर पे आक्रमण कर दिया, तो इन दो सिचुएशन में आपके एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी। तो आर्टिकल 358 आपका सिर्फ इसमें काम आएगा। आर्टिकल 358 आपका इंटरनल इमरजेंसी में ऑपरेट नहीं होगा। तो वेयर एज जो आपका आर्टिकल 359 है वो आपका एक्सटर्नल इमरजेंसी एज वेल एज इंटरनल इमरजेंसी दोनों में ही काम आएगा, यानी कि ये आर्टिकल आपका दोनों जगहों पे यूज़ हो सकता है। आर्टिकल 358 सस्पेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 फॉर अ एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी, यानी कि मान के चलिए अगर जितने भी दिनों के लिए इमरजेंसी लगाई गई है उतने ही दिनों के लिए आर्टिकल 358 के तहत जो फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। जबकि अगर आप आर्टिकल 359 की बात करें तो इसमें आपके प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे कि कितने दिनों के लिए, यानी कि स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट भी से इसमें देखने वाली दो चीज़ हैं कि प्रेसिडेंट आपकी दो चीज़ों को स्पेसिफाई करेंगे। पहला, कौन कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल आपके सस्पेंड होंगे। दूसरा, क्या पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसके लिए आपके पर्टिकुलर आर्टिकल सस्पेंड होंगे। तो पांचवा जो इसमें स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि आर्टिकल 358 एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री वेयर एज आर्टिकल 359 में एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री और अ पार्ट ऑफ इट, यानी कि आर्टिकल 359 टोटल कंट्री में लगेगा, आर्टिकल 359 आपका कुछ पार्ट में लग सकता है या पूरी कंट्री में भी लग सकता है। फिर आपका आर्टिकल 6, आर्टिकल 358 सस्पेंड आर्टिकल 19 completely while आर्टिकल 359 does not empower the suspension of enforcement of आर्टिकल 2021, यानी कि जो आपका 358 है वो आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी सब क्लॉज हैं सबको क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा। जबकि आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के बाकी राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 359 में। तो देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका ज्योग्राफी बेस्ड। इसमें क्या करना है, आपको नॉर्थ से लेके साउथ तक इन लेक्स के बारे में अरेंज करना है कि पहले सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। तो जो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट है पुलिकट लेक, सेकंड स्टेटमेंट फॉर लोकटक लेक, तीसरा स्टेटमेंट है सांबर लेक के लिए, चौथा स्टेटमेंट है आपका कुलेरू लेक के लिए। तो इनको आपको एक एक करके नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो आपका 3, 2, 4, 1, यानी कि सबसे ऊपर आएगी आपकी सांबर लेक, उसके बाद आएगी आपकी लोकटक लेक,
उसके बाद आएगी आपकी कोलेरू लेक और उसके बाद आएगी आपकी पुलिकट लेक। तो एक बार मैप में देख लेते हैं इनकी पर्टिकुलर पोजीशन, किस किस जगह पे इनकी पर्टिकुलर पोजीशन है। तो जो आपकी सांभर लेक है वो आपकी प्रेजेंट है राजस्थान में, जो आपकी लोकटक लेक है वो आपकी प्रेजेंट है मणिपुर, कोलेरू लेक यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और जो पुलिकट लेक है वो है आपके तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में। यानी कि ये जो लेक है ये इन दोनों में शेयर होती है। तो इन दोनों के, इन सब के बारे में, इन लेक्स के बारे में आप पर्टिकुलर पॉइंट्स ही, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत चर्चे में रहा था, तो इनके बारे में ये भी पढ़ लीजिएगा कि किस वजह से चर्चे में रहे थे, क्योंकि वो टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सके तो मैं आगे उन्हें कवर जरूर करूँगा। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है मिशन शक्ति के बारे में। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि जो DRDO है उसने टेस्ट किया है एक ASAT मिसाइल, यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल अंडर दिस मिशन। दूसरा इसमें जो स्टेटमेंट है कि द लो अर्थ ऑर्बिट वाज चूजन टू मिनिमाइज द क्रिएशन ऑफ स्पेस डेब्री, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट को चूज़ किया गया था मिनिमाइज करने के लिए स्पेस डेब्री के क्रिएशन से। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है इंडिया इज़ द थर्ड कंट्री टू हैव द कैपेसिटी टू हिट अ सैटेलाइट बाय मिसाइल, यानी कि इंडिया जो है इसके बाद तीसरी कंट्री बन चुकी है कि वो अपने पर्टिकुलर लैंड से सीधा एक सैटेलाइट को हिट कर सके। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है आपका 1 और 2। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें एक ASAT मिसाइल ही टेस्ट की गई थी। दूसरा, लो अर्थ ऑर्बिट में ही उसके क्रिएशन को, यानी कि स्पेस डेब्री के क्रिएशन को मिनिमाइज करने के लिए। तीसरा जो है स्टेटमेंट जो गलत है, इसमें इंडिया तीसरा नहीं 4th कंट्री है, यानी कि इंडिया US चाइना एंड रशिया के बाद चौथी कंट्री बन गया है जिसके पास ये ASAT मिसाइल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इसके बारे में सेम वही पॉइंट लिखे हैं, चौथी कंट्री बना है, मिशन शक्ति है और लो अर्थ ऑर्बिट में। कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर है कि ASAT इज़ मॉडिफाइड इंटरसेप्टर मिसाइल ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या होता है? एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो कि लॉन्च की जाती है, सेम उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका ASAT, यानी कि यहाँ पे ट्रक में या कहीं भी एक मिसाइल होगी जो कि इस तरीके से लॉन्च की जाएगी और जो भी बाहर आउटर स्पेस में जैसे कोई भी सैटेलाइट होगी उसको यहाँ पे हिट कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के साथ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उन पे आपको विचार करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका इट इज़ अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्या ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है आपका यूनाइटेड नेशन का? दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें लिखा है वो है इंडिया हैज़ नाइदर साइन नॉर रेक्टिफाइड द रोम स्टैट्यूट ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, यानी कि इंडिया ने ना ही साइन किया है ना ही जो रोम स्टैट्यूट है उसको रेक्टिफाई किया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2 ओनली। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो रोम स्टैट्यूट था वो एक ट्रीटी थी जिसके द्वारा आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाया गया था, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने लायक है वो है ICC प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल नॉट ग्रुप और स्टेट, यानी कि वो इंडिविजुअल को भी प्रोसिक्यूट कर सकती है वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे इसमें कुछ कैटेगरी है जेनोसाइड, वॉर ऑफ क्राइम्स और भी कई सारी वो इसमें लिखी हुई हैं। इंडिविजुअल एक्यूज्ड ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो इन सब कैटेगरीज में वो एक इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट कर सकता है। दूसरा जो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का वो आपका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जो इसका सेकेंड स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था, इंडिया हैज़ नाइदर साइन नॉर रेक्टिफाई द रोम स्टैट्यूट ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सिंगुलैरिटी से रिलेटेड, यानी कि सिंगुलैरिटी एक टर्म है, जब आपने सुना होगा ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल की चर्चा करते वक्त एक टर्म बहुत फेमस हुई थी सिंगुलैरिटी। तो इसमें यही क्वेश्चन है, सिंगुलैरिटी हैज़ बीन इन द न्यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ब्लैक होल, इट रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो पहला स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेटेड बाय द मर्जर ऑफ ब्लैक होल, यानी कि जब दो ब्लैक होल्स मिलेंगे तो उनसे जो ग्रेविटेशनल वेव्स यानी कि ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट होगा, क्या हम उसको सिंगुलैरिटी कहेंगे। दूसरा बाउंड्री अराउंड ब्लैक होल, यानी कि जो ये ब्लैक होल की जो ये बाउंड्री है जिसमें कि
बियॉन्ड विच यानी कि इसके बाद कि कोई भी लाइट या कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं आ सकता। एक बार लाइट अंदर चली गई तो वो वापस बाहर नहीं आ सकती, क्या हम उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। तीसरी जो स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, यानी कि हर किसी की एक लाइफ साइकिल होती है, उसमें कई सारे स्टेजेस आती हैं। तो क्या जो एक स्टार की लाइफ साइकिल है उसकी एक ये पर्टिकुलर स्टेज है। जो डी ऑप्शन है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ ब्लैक होल विच कंटेन अ ह्यूज मास इन एन इन्फिनिटी स्मॉल स्पेस वेयर डेंसिटी एंड ग्रेविटी बिकेम सो इनफाइनाइट। तो इसमें प्लीज़ कमेंट करिएगा इसका आंसर। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। इसका जो आंसर है वो है आपका डी। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अ ब्लैक होल इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस exhibiting such strong gravitational effect that nothing, not even particle or electromagnetic radiation such as light can escape from it। यानी कि एक ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है, जिसमें से कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नॉट इवन योर लाइट पास हो सके। अब द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी उसने प्रिडिक्ट किया था दैट सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट मास कैन डिफॉर्म द स्पेस टाइम टू फॉर्म ब्लैक होल। तो ये एक थ्योरी है जो कि ब्लैक होल से जुड़ी है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो इसके बारे में याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। दूसरा, जो एक ब्लैक होल की जो बाउंड्री रीजन है, जो बाउंड्री रीजन है इसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन। और ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल फॉर्म्स एट द एंड ऑफ द सम स्टार लाइफ, यानी कि जब एक स्टार की लाइफ खत्म हो जाती है तब जाके ब्लैक होल बनता है। तो इसके बारे में बाकी पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, मैंने तो सिर्फ जस्ट स्टेटमेंट में लिखे थे, उन पॉइंट को डिस्कस किया था। और आप इन सारे पॉइंट्स को थॉरोली ज़रूर पढ़िएगा। तो इसमें जो आखिरी वाला स्टेटमेंट था उसके बारे में था, सम ब्लैक होल ट्रैप मोर और मोर मटेरियल एज देयर मास इंक्रीज, यानी कि जिस जिस तरह ब्लैक होल बढ़ता जाएगा वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को ट्रैप करेंगे। द पॉइंट वेयर ऑल द मासेस इज ट्रैप इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी, यानी कि जो सेंटर वाली बात हो रही थी कि सेंटर में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास होगा, इनडेफिनेट उसकी डेंसिटी होगी, इनडेफिनेट ग्रेविटेशनल पुल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, यहाँ पे 2005 होना था, ये 2004 शायद गलती से मिसप्रिंट हो गया। तो जो इसका पहला स्टेटमेंट है, द सैलरी ऑफ द सीआईसी एंड आईसी शैल बी डिटरमाइंड बाय द कमिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी है वो आपकी एक कमेटी द्वारा डिसाइड करी जाएगी, जो कि इस्टेब्लिश करी जाएगी आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस के द्वारा। दूसरी जो इसमें स्टेटमेंट है, द नोडल एजेंसी फॉर द आरटीआई इज द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो नोडल एजेंसी है वो है आपकी डीओपीटी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका ओनली 2। तो यानी कि जो आरटीआई की नोडल एजेंसी है वो बिल्कुल सही है कि डीओपीटी ही उसकी नोडल एजेंसी है। पहले वाले स्टेटमेंट में गलत कहाँ पे है? पहले वाले स्टेटमेंट में गलत ये है कि जो सैलरी है सीआईसी और आईसी की वो डिटरमाइन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, इसकी जो कमेटी की बात हो रही थी वो सैलरी के लिए नहीं होती, वो जो कमेटी बनाई जाती है वो बनाई जाती है सिलेक्शन ऑफ सीआईसी के, जिसमें कौन होते हैं आपके? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोअर हाउस, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ द बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी। तीसरा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर इस कमेटी का पार्ट हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपको मैं बता ही चुका हूँ कि नोडल एजेंसी इसके लिए कौन है? डीओपीटी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका आर्टिकल 262 से रिलेटेड। आर्टिकल 262 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट विद पावर टू प्रोवाइड बाय लॉ दैट नाइदर सुप्रीम कोर्ट और नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बाय लॉ कि ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई भी और अदर कोर्ट इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के ऊपर फैसला ले सकती है। दूसरा, इसमें बात की गई जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 का, वो पावर कन्फर्म करता है पार्लियामेंट के ऊपर कि वो एक ऐसे ट्राइब्यूनल का गठन करेंगे जो इस तरह का डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। और इट ऑल्सो एक्सक्लूड जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर सच डिस्प्यूट, यानी कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जुडिक्शन भी नहीं होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है।
तो इसका आंसर है आपका नन ऑफ दी अबव। इसमें गलत क्या है, इसमें सिर्फ जो अथॉरिटी है उसको चेंज किया गया था, यानी कि आर्टिकल 262 में जो अथॉरिटी है वो आपकी पार्लियामेंट है, और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो पावर कन्फर्म करता है वो करता है आपका यूनियन गवर्नमेंट में। बाकी सब बिल्कुल ठीक था, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये है आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व का, यानी कि ये इसमें पूछा गया है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व इनमें से किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका तेलंगाना। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। तो सीधा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया से रिलेटेड। आपको इसमें ये बताना है जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट की जाती है, यानी कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर आती है। पहला है गोल्ड, दूसरा है वर्ल्ड बैंक के जो ग्रांट्स हैं, तीसरा है फॉरेन करेंसी एसेट्स, यानी कि फॉरेन करेंसी में कोई भी अगर आपके पास एसेट्स है, चौथा है एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट, पांचवा है एफडीआई या एफपीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पांचवा है आपका रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो इनमें से कौन कौन सा आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंडर आता है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है आपका 1346, यानी कि आपका गोल्ड आएगा, फॉरेन करेंसी एसेट्स आएंगे, आपका एसडीआर आएगा, रिवर्स ट्रांसपोजिशन आएंगी। तो देखते हैं इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स हैं। तो आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 एक लीगल उसने प्रोविजन तय किए हैं जिसमें कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को गवर्न करते हैं। ये देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये फॉरेन करेंसी रिजर्व लाता कैसे है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्यूमुलेट फॉरेन करेंसी रिजर्व बाय परचेजिंग फ्रॉम ऑथराइज्ड डीलर इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आपको एक टास्क है कि आप ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बताइएगा कि आप क्या समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड। तो इसमें देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आपको पता ही लग चुका है क्या क्या आता है, फॉरेन एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग और रिवर्स ट्रांसपोजिशन। तो ये कुछ लिस्ट है जिसकी कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, और ये बिल्कुल आपका सीक्वेंस में है कि सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो आपका चाइना के पास, उसके बाद आता है आपका जापान, फिर आता है आपका स्विट्जरलैंड। तो हम देखते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है। इंडिया की जो पोजीशन है वो 7वें नंबर पे, यानी कि वर्ल्ड में हम पे 7वें नंबर में सबसे बड़ा रिजर्व है। तो आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आर द टाइप ऑफ निशे बैंक इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है पेमेंट्स बैंक willing to convert themselves into small finance bank can apply for such license only after 5 year of operation with 100 crore minimum capital। यानी कि इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि 5 साल कम से कम उन्होंने काम करते हुए हो चुके हों, और दूसरा 100 करोड़ की उन पे मिनिमम कैपिटल हो। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है ओनली वन। तो दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं प्रॉब्लम की जगह पे दूसरा स्टेटमेंट जो आपका 5 ईयर है ये बिल्कुल सही है कि उन्हें 5 ईयर हो जाने चाहिए बिल्कुल जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें उससे पहले। लेकिन जो यहाँ पे है वो है कि उनकी जो मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए वो होनी चाहिए आपकी 200 करोड़। कम से कम उन पे 200 करोड़ होने ही चाहिए। और पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आर द टाइप ऑफ निशे बैंक इन इंडिया। बैंक विद स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस कैन प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो आपको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे वो आपसे डिपॉजिट ले सकते हैं और आपको लैंड भी कर सकते हैं। तो यहीं पे आज आपके ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। थैंक यू एंड आई होप यू गाइस ऑल आर डूइंग वेल।